हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और मुझे आपकी थकावट का और गर्मी की शिद्दत का भी एहसास है आपने इसके बावजूद, लेकिन ये क्यों ज़रूरी समझा इस शदीद गर्मी में अपने कारकुनों को ये तकलीफ देने का? असल में सलीम भाई मसला ये है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं मौजूद। और इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पहले तो सिर्फ गरीब लोग परेशान होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मुतवस्सित तबके के लोग थे उनकी परेशानी बढ़ी। अब तो इस बिजली की जो कीमत बढ़ गई है, इस पे जो अपर मिडिल क्लास और अमीर तबका है वो भी परेशान है। मैं पिछले एक हफ्ते में 4-5 शहरों के ताजिरों और सनतकारों से मिला। पिशावर गया, लाहौर में मिला, फैसलाबाद में मिला, पिंडी में मिला, कराची में मिला। मुझे एक आदमी भी खुश नज़र नहीं आया। और मुझे ऐसे लोग भी मिले सनतकारों में जिन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने बिजली के बिल को उसकी किस्त करवाई हो, हमें किस्तें करानी पड़ रही हैं। सनतकार ये बात कह रहे हैं। कोई गरीब आदमी का है, कोई मिडिल क्लास का है तो बात समझ में आती है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तकरीबन अब इस लेवल पे आ गए हैं कि किराया कम होता है, बिजली का बिल ज़्यादा होता है। अगरचे के किराए भी कम नहीं है, बढ़ गए हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली के बिल किराए से ज़्यादा हैं। तकरीबन ये मेरा ख्याल है 100% हो गया है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज तो इन मसाइल पर बात ही नहीं कर रही। अच्छी खासी तो हुकूमत में शामिल हैं और जो नहीं है उनके अपने मसाइल हैं, तो कौन बात करेगा? कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो तंग आमद बजंग आमद हमने इस बात का फैसला किया कि हम पुरअमन सियासी मुज़ाहमत करें। उसमें हमने एक गुफ्तगू भी की, छोटे छोटे मुजाहरे भी किए, लेकिन वो फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्मो नाजुक बेअसर। फिर हमने फैसला किया कि हम पूरे पाकिस्तान की बुनियाद पर यह मूवमेंट चलाएंगे हक दो आवाम को, और उसके लिए इस्लामाबाद में धरना करेंगे। अब इस्लामाबाद में धरना करना ये एक सियासी जमहूरी आइनी हक है हमारा, लेकिन हुकूमत ने कंटेनरों से इसको बंद कर दिया। और जाहिर है कि खुद ही हिमाकत करते हैं, वो एक धरना कई धरनों में तब्दील हो गया। हमारे बहुत सारे लोग जो पहले से पहुंच गए थे, जो जिन तक हमारी इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंची, वो तो डी चौक में 2 मरतबा जमा हो गए, गिरफ्तार भी हो गए। तो डी चौक वाली भी उनकी जो प्रॉब्लम थी ख़त्म हो गई। और हमने भी अपने 3 बड़े धरने किए और फिर बिलाखिर हम यहाँ पर आकर मरी रोड पे जमा हो गए। अब हमारा धरना कल से जारी है और हमारा यहाँ से जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम ज़रूर है कि अगर इन्होंने हमारे कारकुनों को नहीं छोड़ा, जो अभी भी सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार रखा हुआ है, बल्कि लाहौर में तो पता नहीं वो कौन लोग हैं जो खुश करना चाहते हैं पंजाब हुकूमत को, या पंजाब हुकूमत इस जगह पे आ गई है कि तकरीबन वहाँ पर 100 से ज़ायद अफराद की तो FIR काट दी है। बुजुर्ग उसमें शामिल हैं, शदीद गर्मी है, उनको छोड़ नहीं रहे। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। तो मुज़ाकरात और कारकुनों की गिरफ्तारी तो साथ साथ नहीं चल सकती। लिहाजा हमने इस बात का फैसला किया कि अब हम अपने नौजवानों की, सनतकारों की, ताजरों की, गरीबों की, मुतवस्सित तबके की आवाज़ बनेंगे, इसलिए हमने यहाँ किया है। अब देखें इसमें हमारे जो तो इस्लामाबाद में जो आपके गिरफ्तार कारकुन थे वो तो छोड़े गए हैं। इस्लामाबाद के छोड़ गए, और भी बहुत सारी जगहों पे छोड़े हैं। हाँ। लेकिन लाहौर में, मुल्तान और ये उकाड़ा और इस तरह की 2-4 जगहें और हैं। जब तक 100% नहीं छोड़े जाते तो तब तक आप नहीं करेंगे? नहीं, फिर बात करने का क्या फ़ायदा, जब आप एक तरफ हस्तायत का मुजाहरा करें और दूसरी तरफ आप टीवी पे बैठ के ये कहें कि हम तो बात करना चाहते हैं। और बात भी आप करना चाहते हैं तो फिर उसमें भी मैं ज़्यादा इस पर इसलिए नहीं जाना चाहता कि कोई ये तासुर ना लेके जमात इस्लामी मुज़ाकरात नहीं चाहती। हमें कोई तसादुम नहीं करना, हमें कोई गोलियां नहीं चलानी, हमें कोई पत्थर नहीं फेंकने। आप आज मसला हल कर दें, रिलीफ दें लोगों को। देखें तनख्वाहदार आदमी का क्या कसूर है, उसकी स्लेब इस कदर ख़राब कर दी इन्होंने कि बहुत सारे लोगों के बेचारे प्रोफेशनल लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो IT और इससे रिलेटेड हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। अब इनका ये हुआ कि इनकी तनख्वाह तो बढ़ गई, लेकिन जो नेट आमदनी वो कम हो गई, इसलिए कि टैक्स इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है। गुज़िश्ता से पेवस्ता साल के मुकाबले में गुज़िश्ता साल 119% प्रोफेशनल लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के चले गए। ये चाहते हैं सारे ही चले जाएं, कोई इनको फैसिलिटेशन नहीं दें। भाई जब आप तालीम महंगी देते हो, जब आप जो है वो अमन नहीं देते हो, सेहत की सहूलत नहीं देते हो, रिट कायम करने के लिए इंसाफ नहीं देते हो, और रिट कायम करने के लिए आप डंडा भी इस्तेमाल करते हो और माशी दहशत गर्दी भी करते हो, तो ये तो काबिल कबूल नहीं है।
हमने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की आवाज़ बनने का फैसला किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सही ट्रैक पर हैं, हम तसादुम से बचे। कल हम डी चौक पे आराम से पहुंच सकते थे, लेकिन उसके नतीजे में होता क्या, लड़ाई होती, झगड़ा होता, पुलिस वाले पिटते, हमारे कारकुन पिटते, और फिर ये लोग हमें मुंतशिर कर देते, मामला खत्म होता, पार्टी बहुत ऊपर चली जाती। हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हमने अमन का रास्ता इख्तियार किया और हमने यहाँ पर बैठकर धरना दिया है। अब इसके जरिए से हम पूरे पाकिस्तान को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, और मैं आपके तवज्जुह से ये मैसेज हुकूमत को भी देना चाहता हूँ कि ये मत समझें कि हम एक जगह आके बैठ गए। एक तो हर वक्त ये ऑप्शन मौजूद है कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम यहाँ बैठकर पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब रुकेगी नहीं ये तहरीक, इन्हें रिलीफ देना पड़ेगा, बिजली के बिल कम करने पड़ेंगे, और IPPs का जो आपने तफसील से बताया है, ये तो खून निचोड़ रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि इन IPPs पर प्रॉपर तरीके से लोगों ने पहले बात नहीं की। हम बोलते रहते थे, चीखते रहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते थे, लेकिन ये पसंदीदा लोग इनको नवाज से चले जाते थे। अब ये नहीं चलेगा कि उनकी तो अय्याशियाँ चलें। यानी एक कितनी IPPs ऐसी हैं जो अपनी लागत से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा चुकी हैं, कितनी IPPs ऐसी हैं जो 0% पे चल है ही नहीं, चल ही नहीं रही, और किसी को 25 अरब, किसी को 28 अरब, किसी को 10 अरब रुपए मिल रहे हैं। कितने हैं जो 10% पे चल रही हैं, कितनी, लेकिन टेक और पे के मुआहदे हैं, नहीं खरीदोगे तब भी पैसे देने पड़ेंगे। होता है बास चीजों में, लेकिन कोई लिमिट होती है। अब एक जो मुबैना तौर पर, यानी हमें मीडिया में ये बात आई है, और अभी तक शरीफ फैमिली ने उसकी तरदीद नहीं की, कि उनका अपनी जो शुगर मिल है वो चलती है गन्ने की फूक पे, और उन्होंने जो उसका मुआहदा किया हुआ है वो इंपोर्टेड कोयले के ऊपर किया हुआ है। तो आप बताइए कि फूक की कीमत और इंपोर्टेड कोयले की कीमत पता नहीं कितने गुना उसमें ज्यादा है, लेकिन पैसे वो ले रहे हैं इंपोर्टेड कोल की कीमत को उसमें लगाकर हुकूमत से वसूल कर रहे हैं। खुद ही हुकूमत है, खुद ही पैसे वसूल कर रहे हैं। गन्ने वालों के 6-6 महीने पैसे नहीं देते, 1.5 अरब रुपए के मकरूज होते हैं, और फिर उसके साथ क्या करते हैं जालिम, कि उनके पैसे देते नहीं है, कोल के पैसे वसूल करते हैं, और जो अपनी आपकी शुगर मिल होती है वो ना सिर्फ ये कि चीनी बनाती है उसके फायदे, बल्कि उसमें डिस्टिलरी भी लगी होती है, अल्कोहल बनती है, उसको भी बेचते हैं, वो तो बहुत महंगी बिकती है, तो ये भी फायदा लेते हैं। पैसे किसानों के वक्त पे देते नहीं है और जालसाजी ये करते हैं। तो पांचों घी में और सड़ कढ़ाई में रख कर ये हुकूमत करते हैं और लोगों से कहते हैं कुर्बानी दो, मैं बिल दूं। IPPs का मसला बड़ा मसला है कि जिनको एडजस्टमेंट पेमेंट की सूरत में भी बड़ी अदायगी होती है, लेकिन हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? वो अगर ये IPPs के साथ मुआहदे को ख़त्म कर दे या रिवाइज कर दे, तो कल अगर रेकोडेक की तरह वो आलमी अदालत में चले जाएं और आलमी फोरम पे मामले को ले जाए, तो वो तो पाकिस्तान को फिर उस ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 2-3 तरह के लोग हैं ना ये, इनमें से बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिनकी मुद्दत मुआहदा ख़त्म हो गई है, तो वो तो मसला ही ख़त्म हो गया, आप उनको खुदा हाफिज़ कहें। दूसरे वो लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से अपने प्लांट चला रहे हैं, लेकिन आप उनसे रीनिगोशिएट कर सकते हैं कि यार मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, आपने अच्छे वक्तों में अच्छा कमा लिया, अब कौम कुर्बानी दे रही है, आप भी थोड़ा अपने प्रॉफिट में लॉस कर लें। ऐसे लोग मौजूद हैं, हम नहीं कहते कि हर IPP वाला सारा बदउनवान है। तीसरे वो लोग हैं जिनका ये सारे मुआहदे जालसाजी, यानी जो रिपोर्ट बनी थी पिछली हुकूमत में PTI की, जो उन्होंने कमेटी बनाई थी सेनेट की, उसने तो ऐसी 5 IPPs भी बता दी थी जिन्होंने इस नौयत की जालसाजी की हुई थी। तो जिसने जालसाजी की हुई है उसमें कौन सी, वो कहाँ जाकर चैलेंज कर सकता है? उसको तो पकड़े ना, आप फॉरेंसिक ऑडिट करें, जिसने जालसाजी की हुई है उसको पकड़ें। फिर उसके बाद मुझे आप ये बताइए कि जो लोकल, जितनी भी तकरीबन 70-80% लोकल हैं पाकिस्तान में, वो कौन सा सनतकार है जो जिसके मामलात इतने सीधे हैं कि वो अपने बाकी चीज़ों में इतना साफ सुथरा है कि वो हुकूमत के खिलाफ जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाएगा और पेनल्टी लगवाएगा? कोई कर ही नहीं सकता, सब मरात याफ्ता तबका है। हुकूमत के पास बहुत बड़ी ताकत है, इनके कच्चा चट्टा हुकूमत के पास होता है। मैं कहता हूं कि सिर्फ नीयत सही होना तो ये सारे के सारे काबू आ सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो हम बर्बाद होते रहेंगे। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, एक इंडस्ट्री बंद होती है सैकड़ों हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज बंद होती चली जा रही है। लूमे की लूमे फैसलाबाद में बंद हो गई, कराची के लोग, ये जो मनी, ये जो दुबई लीक्स में 12.5 बिलियन डॉलर 2 साल 35,000 अरब रुपए, 3,500 अरब रुपए ये चले गए। आप मुझे बताइए कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं
कि जिनको पता चला कि अब यहाँ सनत चल नहीं सकती, हम अपना पैसा ले जाके वहाँ प्रॉपर्टी में लगा दें। बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ हुकूमत के लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के हैं, 12 लोग 17,000 में से फौज के भी हैं। पकड़ो इनको, इनका मनी ट्रेल लो, पता चल जाएगा। सारा पैसा कौम से निकालना है, मिडिल क्लास गरीब से निकालना है। हम इसलिए धरना दे रहे हैं कि कोई तो आवाज बने, वरना ये कहते हैं कि हमारी किस्मत है। इन्होंने बाज लोगों को हायर किया हुआ है एक तरह से, जो इस पर वकालत करते रहते हैं कि हमारी मजबूरी है, IMF के बगैर हम चल नहीं सकते, उनके प्रोग्राम में आएंगे तो बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, इनके प्रोग्राम में आएंगे तो टैक्स लगाने पड़ेंगे। जागीरदारों से टैक्स नहीं लेंगे। 5 अरब रुपए जागीरदारों ने दिए, 370 अरब रुपए के करीब तनख्वाहदारों ने दिए, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग मौजूद हैं। तनख्वाहदार से आप वहां से भी पकड़ते हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी लेते हैं। जागीरदार 300 रुपए आबियाना कभी देगा कभी नहीं देगा, 1000 एकड़ उसकी जमीन है, 500 एकड़ जमीन है, अय्याशी करेगा। और वही जागीरदार इन हुकूमतों में शामिल होते हैं, वही जागीरदार इस्टेब्लिशमेंट के भी जूनियर पार्टनर होते हैं। तो ये जो हकायक आपने बयान किए, तो सिर्फ IPPs को और सिर्फ बिजली के बिल को टारगेट करने की बजाय आपने पूरी महंगाई को क्यों टारगेट नहीं किया? जाहिर है इन सब चीजों का इम्पैक्ट है ना। यानी मेन जब आप 2800 अरब रुपए यानी डिफेंस के बजट पर लोग एतराज करते हैं, और हम भी ये कहते हैं कि डिफेंस बजट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की दिफा से है उस पर तो हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हम कुर्बानी पहले भी देते हैं, अब भी देंगे। लेकिन जिसका ताल्लुक मराहत से वो भी कम होना चाहिए। लेकिन वो जितना भी है उससे ज्यादा IPPs के पैसे हैं, उसको कोई नहीं पूछता। तो भाई जब IPPs के आप 2 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा बचाएंगे तो इसका इम्पैक्ट ये आएगा ना कि आप बिजली सस्ती करेंगे, इसकी फैक्ट्री की इंडस्ट्री की बिजली सस्ती होगी, कमर्शियल बिजली सस्ती होगी, आम लोगों को रिलीफ मिलेगा, तो मईशत का पहिया चलेगा। लेकिन जब आप ये काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो महंगाई बराह रास्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IPPs इशू और बिजली इशू है ना। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये मसला प्राइम नोयत का है। हमारे बुनियादी मुतालबात हैं, बिजली की कीमत कम करो, हमारा मुतालबा है तनख्वाहदारों का ये जो स्लैब बनाया उसको खत्म करो, IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट करो, फिक्स करो, और जो मैंने कैटेगरी बताई उसके मुताबिक अमल करो। और हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोल की लेवी कम करो, ये बहुत बर्बाद करके रख देगी सब चीजों को। हमारा आप RLNG पे चले जाइए। तहरीक या मुतालबा सिर्फ IPPs और बिजली के बिल तक महदूद नहीं है। देखिए हमारी ओवरऑल एक तहरीक जो हमने हक दो अवाम को तहरीक शुरू की है ना, वो तो हमारा एक कौमी एजेंडा बनाया हम, जिसमें आइन की बालादस्ती है, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, जिसमें तालीम का हक है, 2 करोड़ 62 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं इस वक्त, जिसमें तबकाती निज़ाम तालीम का खात्मा है, जिसमें सेहत की सहूलतें हैं, और पूरा एक मईशत है, एनर्जी क्राइसिस है, आगे का लाए अमल है, सब कुछ है। लेकिन सरेदस्त इस वक्त जो मसला आ गया है ना, वो ये बिजली के बिलों का और IPPs का और तनख्वाहदारों का है। इन 3 पॉइंट्स को हमने सर फहरिस्त रखा है, और हम ये समझते हैं कि अगर इनमें से रिलीफ मिलता है तो इसका इम्पैक्ट मजमूई तौर पर बनेगा। और जाहिर है इसमें वो शामिल है जो आटे, चीनी, दाल के ऊपर इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया है। जाहिर है फौरन महंगाई बढ़ती है, जो एंड यूजर होता है, जो होता है रिटेलर, वो तो पैसे बढ़ाएगा ना, उससे पहले फैक्ट्री वाला बढ़ाएगा, उससे पहले जो है वो फ्लोर मिल वाला बढ़ाएगा, तो इन महंगाई का इम्पैक्ट उससे भी आ जाता है।